नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को दोस्तों एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलें, आप लोग सभी लोग जुड़ जाए, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो मैं क्लास लेकर आया हूँ आप सबके सामने कैलेंडर की क्लास है। और कैलेंडर की क्लास को हम लोग जो है आज आगे लेकर बढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले देखिए, कैलेंडर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा और उसके आधार पर भी हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि कैलेंडर की अगर वास्तविक रूप में बात करें तो सबसे प्रथम आपको ये बताना होगा कि कैलेंडर का, जिस कैलेंडर का आप लोग यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उस कैलेंडर का वास्तविक रूप में नाम क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कैलेंडर। ये बात आप सब लोगों ने अच्छे से यहाँ पर देख लिया कि कैलेंडर पढ़ रहे हैं। और कैलेंडर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर कैलेंडर को हिंदी में हम लोग पंचांग बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे अगर वास्तविक रूप में बात करें तो अगर हम देखिए बात करें कि इस समय हम किस कैलेंडर का यूज करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो उसमें हम लोग बात करें तो आप लोगों को कमेंट में अपना आंसर देना होगा कि आपका राष्ट्रीय पंचांग क्या है, आपका राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। लेकिन अब देखिए, वास्तविक रूप में अगर बात करें तो इस समय जिस कैलेंडर का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम क्या है। तो आपका जवाब होगा कि जिस कैलेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये आपको ध्यान देना है, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब वास्तविक रूप में अगर हम समझें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इस कैलेंडर का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अगर ये कैलेंडर है तो इसके जनक कौन है, पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। तो इसके जनक हैं पॉप ग्रेगरी। इसके जनक कौन है, पॉप ग्रेगरी, ये आपको ध्यान देना है, पॉप ग्रेगरी। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि कहाँ के रहने वाले थे, तो आप कहोगे सर ये यूनान देश के रहने वाले थे। कौन से देश के, यूनान देश के रहने वाले थे। और साथ साथ में ये एक फिलॉसफर भी थे। क्या थे, ये एक फिलॉसफर भी थे, ये आपको ध्यान देना है। फिलॉसफर, फिलॉसफर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दार्शनिक। फिलॉसफर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दार्शनिक, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया पॉप ग्रेगरी का इतिहास। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का मानक दर्जा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का मानक दर्जा प्राप्त है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का मानक दर्जा प्राप्त है। तो ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंचांग। और जिस कैलेंडर का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होंगे। और यही एकमात्र कैलेंडर है जिसको पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब देखिए, वास्तविक रूप में अभी हमने कहा था कि अगर हम बात करें कि अभी हमने आपसे एक कमेंट में बताया था कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत है, ये आपको ध्यान देना है। शक संवत है, ये आपका शक संवत है। ठीक है, जिसको कनिष्क ने शुरू किया था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उन्हीं ने शक संवत को शुरू किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अब आपसे सवाल बनता है कि भारत सरकार ने इस कैलेंडर को कब अपनाया था, तो उसी के आधार पर चीज़ों को आपको लेकर चलना होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते आगे। तो दोस्तों, अगर हम शक संवत की बात करें तो शक संवत का हमारा शुरू कब हुआ था, तो शक संवत हमारा शुरू हुआ था 78 ईस्वी सन में। ये आपको ध्यान देना है, शक संवत हमारा 78 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। और भारत सरकार ने इसको जो है 22 मार्च को समथिंग आसपास जो डेट थी, उसी डेट को इसको जो है अपनाया था। ठीक है, 22 मार्च को अपनाया था, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, भारत सरकार ने इसको 22 मार्च 1957 ईस्वी सन को इसको जो है स्वीकार किया था। ये आपको ध्यान देना है। तब से हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। और 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी भारत में जो है दैनिक कार्य के लिए इसको भी एक्सेप्ट किया गया था। अब देखिए, दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर मात्र 3323 वर्षों के लिए बनाया गया है। तो जैसे ही इसके 3323 वर्ष होंगे, ये कैलेंडर हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें आपको ध्यान देना है।
तो ये जो बेसिक चीज़ें थी जो आपको थोड़ा बहुत जानना था, जो ओरल चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि किस कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। तो आप कहोगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के। अगर कोई कैलेंडर बना है तो उसके जनक भी रहे होंगे, तो इसके जनक हिप्पाप ग्रेगरी कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और इसके बाद जो है इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, जिसमें आपके महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। आप जानते होंगे, गाँव घर में आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि इसी महीने के अकॉर्डिंग वो लोग अपना दिनचर्या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके यहाँ पर चलती है। ओके भैया, तो ये आपका जो है हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए कि वर्षों की बात की जाए तो थोड़ा सा वर्षों की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वर्षों की डेफिनेशन कैसे चलती है। तो पॉप ग्रेगरी ने क्या किया था कि वर्षों को 2 भागों में विभाजित किया था। तो अब वर्षों को जब 2 भागों में विभाजित करने का उनका रीजन क्या था? तो उन्होंने वर्षों को 2 भागों में विभाजित करने का जो रीजन माना था वो पृथ्वी की घूर्णन गति को माना था। और अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कैसे होती है? पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा, इस प्रकार से आपको बताना है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको लेकर चलना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा की अगर हम बात करें तो कितने दिन में लगाती है? तो हम कहेंगे भैया 365 दिन में और लगभग 6 घंटे। ये लगभग में ही जाता है, एग्जैक्ट में नहीं होता। लगभग 6 घंटे में क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है। अगर ये आपको ध्यान देना है तो पॉप ग्रेगरी ने क्या किया कि हर साल 365 दिन को मनाने का निर्णय लिया। अगर मान लो पॉप ग्रेगरी ने हर साल 365 दिन का मनाने का लिया तो पहला साल जो आपका होता है वो होता है साधारण वर्ष, एक वर्ष होता है साधारण। अगर हर साल 365 दिन का मनाया लेकिन उन्होंने एक वर्षों को 2 भागों में विभाजित किया था, एक साधारण वर्ष में और एक किसमें? एक लीप वर्ष में। ये बात आपको ध्यान देना है। अब सवाल ये है कि साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, ये 365 दिन का होता है, और जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। अब सवाल ये है कि 366 दिन ये लीप वर्ष क्यों मनाना पड़ा? क्योंकि पृथ्वी तो 365 दिन में ही परिक्रमा लगा लेती है। लेकिन दोस्तों अगर हर साल 365 दिन का मनाया जाता, अगर हर साल 365 दिन का मनाया जाता तो जो 6 घंटे का समय ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर कैलेंडर को क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए अगर इसमें 6 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 6 घंटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 आवर। और 24 आवर बराबर होता है 1 दिन के। 24 आवर बराबर होता है कितने दिन के? 1 दिन के क्या करता है? ये बराबर होता है। ठीक है, अगर ये 1 दिन के बराबर होता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मतलब 4 का गुणा कराए तो हर 4 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर हर 4 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, इसलिए हम 365 में की जगह हम 366 का दिन मनाते हैं, जो 1 दिन के इस समय को मैनेज किया जा सके। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम जो है हर चौथा साल एक लीप वर्ष मनाते हैं इस समय को मैनेज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रीजन पता चल गया होगा कि लीप वर्ष हम क्यों मनाते हैं। यही एक रीजन था कि लीप वर्ष जो है पॉप ग्रेगरी को वर्षों को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा, एक साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले अब चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हमने ये जान लिया कि वर्ष होते हैं 2, एक साधारण और एक लीप। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि साधारण वर्ष क्या होते हैं। पहले आपको ये समझना है कि साधारण वर्ष क्या होते हैं। साधारण वर्ष क्या होते हैं, ठीक है। अब साधारण वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, ठीक है, वे वर्ष हैं। साधारण वर्ष क्या है कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें 4 से पूर्णतः विभाजित की अगर बात सॉरी हमने गलत कर दिया ना, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, यहाँ हमको नहीं शब्द लिखना था, ठीक, ये गलत हो गया है। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक की है, नहीं होते, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने क्या लिखा कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करें 1955। अब 1955 एक क्या है, साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि अगर 1955 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखो आपको पूरा वर्ष डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, आप लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर लो, बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई का अंक किसी संख्या से अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या ही वो 4 से डिवाइड होती है। जैसे 1955 हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे हम यहाँ पर बात करें 1999 साधारण वर्ष है। और आगे बात करें तो 2007 ये भी साधारण वर्ष है। जैसे इस समय आप 2023 मना रहे हो, ये भी एक साधारण वर्ष है, इत्यादि इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अब हम लोग जो है थोड़ा सा लीप वर्ष की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष की डिफिनीशन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष की डिफिनीशन क्या होती है। तो लीप वर्ष की अगर बात करें तो वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यही चीज़ है ना, वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं लीप वर्ष कहलाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। अब यहाँ पर देखो समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर बात किया जाए 1952, ठीक है, 4 एकड़ नम 4, 4 3 12, 1952 एक लीप वर्ष है क्योंकि 4 से डिवाइड है। जैसे और आगे चला जाए तो जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ 2004 एक लीप वर्ष है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए 2016 एक लीप वर्ष है, 2024 एक लीप वर्ष है, इत्यादि। इस प्रकार से वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे वो लीप वर्ष की कैटेगरी में जाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये साधारण वर्ष की डिफिनीशन और ये हो गई आपकी लीप वर्ष की भी डिफिनीशन। ठीक है, अगले पॉइंट में अगर हम लोग चलें तो अब इसको जो है वर्षों को अभी और भी समस्या है। अभी वर्षों को शताब्दी वर्षों में भी डिवाइड किया गया है कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। जैसे दोस्तों अगर हम शताब्दी की बात करें तो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। शताब्दी वर्षों के बारे में थोड़ा सा समझ लो। वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः, वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल में 100 से पूर्णतः वही विभाजित होगा जिसके आगे 2 जीरो लगेगा, वही जो है शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400, इसी प्रकार से इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाते हैं, वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें आपकी जो है चलती हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों शताब्दी वर्षों को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। देखो लीप साधारण वर्ष और लीप वर्ष तो अलग होते हैं, लेकिन शताब्दी को भी शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आता है। कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा समझो। तो पहला पार्ट जो होगा आपका वो होगा शताब्दी साधारण वर्ष। पहला पार्ट होगा शताब्दी साधारण वर्ष। अब शताब्दी साधारण वर्ष क्या होते हैं कि वे वर्ष, ध्यान से देखिएगा, वे वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, जो 400 से विभाजित ना हो। अंतर समझिएगा, मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि अंतर समझ में आ जाए। वे वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। वे वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो वो शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपका जो है शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 100, 200, 300 ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 400 से डिवाइड होगा तो शताब्दी साधारण वर्ष की कैटेगरी में नहीं जाएगा। जैसे 1100, इसके बाद 1700, इसके बाद 2100, ये सारे के सारे वर्ष हैं शताब्दी। पहले तो ये शताब्दी वर्ष हैं,
आपको समझना है। जिसके आगे 2 जीरो लग जाए वो सेंचुरी का रूप ले लेती है, ठीक है। आप बोलते हो ना सेंचुरी लगा दिया, डबल सेंचुरी मार दिया, तो यहाँ पर ये 100 200 300 है तो सेंचुरी, लेकिन सेंचुरी में भी ये कौन सी सेंचुरी हुई है, शताब्दी साधारण वर्ष में, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, साधारण और लीप दोनों अलग अलग होता है। अब शताब्दी अगर लीप वर्ष की बात करें, अगर हम यहाँ पर शताब्दी लीप वर्ष की बात करें, यहाँ पर अगर शताब्दी लीप वर्ष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे 100 200 300 इस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो शताब्दी लीप वर्ष की बात करें तो वे वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाएं, ये सीधा सा अंतर आएगा आपको, ये ना हो और ये हो जाए, वे वर्ष जो 400 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो 400 से विभाजित हो जाए, बस इतना आपको ध्यान देना है, जो 400 से विभाजित हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए 400, जो 400 के मल्टीपल में आएगा, 400 800 1200 1600 इत्यादि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष और को ये पहचानने के लिए आप 4 से डिवाइड करते हो, और शताब्दी साधारण और शताब्दी लीप को पहचानने के लिए आप 4 से नहीं, आप 4 से डिवाइड करके पहचानते हो। ये अंतर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई वर्ष सेंचुरी का रूप लेता है, ये पता करने के लिए कि वो साधारण है कि लीप है, आप उसको जो है 4 से डिवाइड करके नहीं चेक करोगे, आप 400 से डिवाइड करके चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे कि एक यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है 1400, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1400 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, आपको ये बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1400 एक कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष की कैटेगरी में जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे। तो दोस्तों पहले आप ये ध्यान दो, आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 12 और 4 5 20 350 आएगा। ये 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड है दोस्तों, समझ में आ रही बात, ये 4 से क्या है, डिवाइड है। लेकिन ये सेंचुरी है, अगर 1400, तो अगर ये 4 से डिवाइड है तो आप कहोगे सर ये 1400 लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आप इसको 4 से डिवाइड नहीं करोगे, इसको आप 400 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सेंचुरी है, और अगर कोई सेंचुरी है तो ये पहचानने के लिए कि साधारण की लीप है, आप उसको 400 से डिवाइड करोगे, तो 1400 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए किस कैटेगरी में जाएगा, ये जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, आपको लगेगा लीप ईयर की कैटेगरी में गया, जबकि बात गलत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था, कि आपको चीज़ों को दिमाग में रखना था कि अगर साधारण और लीप का अंतर आपको समझना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर अगर ध्यान से समझा जाए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता हूँ A B C और D, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे दी, मैंने पूछा कि निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, ओके। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात किया जाए, मैं यहाँ पर लिख दूँ 1986, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ 1986, यहाँ पर लिख दूँ मैं 1800, ओके। फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको जो है 1976, क्या लिख दूँ 1976, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको जो है, यहाँ पर लिख दूँ 2600। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा साधारण वर्ष नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 साधारण वर्ष मैंने यहाँ पर लिखा है और एक जो है साधारण वर्ष नहीं लिखा है, तो इसका मतलब लीप वर्ष लिखा होगा। आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या तो फिर ऑप्शन नंबर डी, ये आपको यहाँ से निकाल के बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, दोस्तों 1986, 4 दूनी 8 ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं जाएगा।
दूसरा अगर हम लोग बात करें 1800, ये साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा, 2600 400 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये दोस्तों 4 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड, 4 एकन्नम 4 3 4 9 36, तो ये क्या होगा, ये एक लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा, ये लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। ये भी आपका एक साधारण वर्ष है, ये भी आपका एक जनरल ईयर है और ये भी आपका जनरल ईयर है। तो ये तीनों जनरल ईयर हैं क्योंकि ये 400 से डिवाइडेड नहीं है, ये भी 400 से आपका डिवाइडेड नहीं है, ये भी 4 से डिवाइडेड नहीं है। तो एक यही रास्ता बचता है जो आपका लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो निम्न में से कौन साधारण वर्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 1976, ये आपको जो है करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी चलती है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको और समझना है। अभी धीरे धीरे मैं आपको प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं। पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, बहुत तेज़ी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप जो है कभी डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए मैंने पेड क्लासेज में या तो फिर ऑफलाइन क्लासेज में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो अभी आपको उतनी ही चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके इनकी ज़रूरत बिल्कुल होती ही होती है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं। तो फैक्ट नंबर पहले की अगर बात करें, आपको थोड़ा सा फैक्ट को समझ लेना है कि इसके फैक्ट क्या होते हैं कैलेंडर के। तो फैक्ट नंबर पहला, ये आपको ध्यान देना है, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में समान होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अब इसका मतलब ये है भैया कि कोई भी साधारण वर्ष होगा, ठीक है, साधारण वर्ष जो भी वर्ष होगा, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिस दिन से उस वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से उस वर्ष का अंत भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2023वां साल आप लोग मना रहे हो, तो अगर 1 जनवरी 2023 को जो दिन रहा होगा वही 31 दिसंबर 2023 को, मतलब पहला दिन साल का और उसी साल का अंतिम दिन आपस में समान होगा। ये आपको ध्यान देना है, चाहे आप कैलेंडर में जाकर देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैं कह दूंगा कि 1 जनवरी, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, देखो मुझे नहीं पता था क्या था, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने काल्पनिक दिन लिखा है। तो 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो 31 दिसंबर 2023 को सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। ये आपको ध्यान देना है। ये होता है इसका फैक्ट। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात अगर 1 जनवरी 2023 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2023 को सोमवार ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन होता है, और रीजन क्या होता है? ऑड डेज की संख्या। मैं इसको आगे चलकर इसको डिस्क्राइब करूंगा, अभी थोड़ा सा आपको समय इंतजार करना पड़ेगा। अभी फैक्ट को आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये फैक्ट होगा। अब जब ये फैक्ट आपको समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कहें कि 1 जनवरी, ठीक है, अगर कहें कि 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर कहा जाए सोमवार है, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखो एग्जामिनर क्या करता है कि वो आपसे जो है इस फैक्ट के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता है क्या वाकई में आपको जो फैक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो इससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर 1 जनवरी 2021 को मंडे है तो 1 जनवरी 2023 को, तो यहाँ पर एक डेट कॉमन है, महीना भी कॉमन है, अंतर कहाँ है? सिर्फ वर्षों में। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसी फैक्ट का आप प्रयोग करोगे। जैसे मान लो हमें पता है कि अगर 1
1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बताओ 31 दिसंबर को क्या होगा। 31 दिसंबर 2021 को भी मंडे होगा, क्योंकि 2021 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अगर 1 जनवरी 2021 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2021 को मंडे होगा, और इसके बाद आएगा क्या, 1 जनवरी आएगा, और 1 जनवरी के बाद 21 के बाद आएगा 2022वां साल, और यहाँ पर मंडे की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। यही हाल 2022 का भी होगा, तो 31 दिसंबर 2022 को भी ट्यूसडे होगा, और 31 दिसंबर 2022 को अगर ट्यूसडे होगा तो इसके बाद अगला साल आ जाएगा 1 जनवरी 2023, तो ट्यूसडे के बाद यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे। तो इस प्रकार से आसानी से आप लोग यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हो। तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को पकड़ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर लेकर चलते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2023 को क्या होगा, बुधवार होगा। तो ये हो गया आपका फैक्ट, और इसी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फैक्ट नंबर 2 में अगर हम लोग चलें, तो फैक्ट नंबर 2 में चले तो ध्यान से देखते चलिएगा। किसी भी अगर लीप वर्ष की, अभी तो साधारण वर्ष की बात कर रहे थे, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का क्या होता है, अंतर होता है। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर का मतलब क्या है, अर्थात में सीधे सीधे कहें, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से अंतिम दिन प्रथम दिन से क्या होता है, एक दिन अधिक होता है। एक दिन अधिक होता है। एक दिन अधिक होता है। ये आपको ध्यान देना है, ओके। ये हमने देख लिया, किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक होता है। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो, एक दिन अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी जो 29 की होती है वही एक दिन एक्स्ट्रा कर देती है। ये रीज़न तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि 1 जनवरी 2016 और 2016 एक लीप वर्ष होता है। अगर 1 जनवरी 2016 को बुधवार था, वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2016 को, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये फैक्ट हैं और इन दोनों फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये फैक्ट हैं और इन दोनों फैक्टों से आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और उसी के आधार पर अब चलना है। अब इसी से रिलेटेड क्या करेगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि 1 जनवरी 2014 को दिन था संडे का, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। चलो निकाल के बताओ सभी लोग, 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। कोशिश करिए आप लोग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको दोनों फैक्ट बताया है और इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स निकालना है। और जो बच्चे मेरी बातों को अच्छे से सुन रहे थे और मुझे उम्मीद है कि उनका सभी का आंसर आ जाएगा, और जो बातचीत करने में लगे होंगे तो उनका तो फिर भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, न आप ही कुछ कर सकते हो न मैं ही कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और जो पढ़ाई करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो इसका आंसर भी आसानी से दे पाएगा। तो चलिए बताएं,
क्योंकि मैंने लिख लिख के सारी चीज़ें बताई हैं, मेहनत की है, इस वजह से उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे पाओगे। तो 1 जनवरी 2014 को संडे है, तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं भैया, 1 जनवरी 2014 को संडे था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि 2014 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो अर्थात 14 से 15 में मात्र एक दिन का अंतर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि 1 जनवरी 2015 को संडे की जगह क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। इसके बाद आएगा 1 जनवरी 2016, अगर 1 जनवरी 2016 इसमें भी एक दिन का अंतर आएगा, तो मंडे की जगह क्या हो जाएगा, ट्यूसडे होगा। लेकिन दोस्तों 2016 एक लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2016 में अंतर आएगा। 31 दिसंबर 2016 को ट्यूसडे की जगह क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है, तो ये ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे हो जाएगा। 16 के बाद आएगा 17, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 1 जनवरी 2017, तो वेडनेसडे की जगह क्या हो जाएगा, थर्सडे। और मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2017 को ही पूछा था, तो यहाँ पर आंसर आएगा थर्सडे। और जिन बच्चों ने थर्सडे आंसर दिया होगा उनका सभी का सही हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये आपको ध्यान देना था। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से प्रश्न तक पहुंच पाए होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये जो आपके फैक्ट थे, इन्हीं फैक्टों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहता था, बताना चाहता था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी बताना चाहता था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कैसे कैसे पूछता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना था, आगे बढ़ना था, ठीक है भैया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि यहाँ पर आगे किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, अगर मैं आपसे कहता हूँ जैसे मान लीजिए, देखो प्रश्न में अगर किसी भी चीज़ की सब ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त अगर आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता होती है ऑड एज के विषम दिन की। ऑड एज विषम दिन क्या होते हैं पहले आपको समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको कई नामों से संबोधित करते हैं। एक आप इसको अतिरिक्त दिन भी बोलते हो, अतिरिक्त दिन भी आप बोलते हो, अतिरिक्त दिन, या तो फिर आप इनको विषम दिन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, विषम दिन भी बोलते हो। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इनको हम लोग ऑड एज से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड एज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। तो अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए अब देखो, अतिरिक्त दिन वो होता है जो सप्ताह से एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। बात को समझो, सप्ताह में होता है 7 दिन, और अगर जैसे मान लो अगर टोटल 9 दिन है, तो 9 दिन में एक सप्ताह बनेगा फाइनली कंप्लीट। 9 दिन में फाइनली कंप्लीट एक सप्ताह बनेगा। एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए, 2। वही जो 2 दिन है वही अतिरिक्त दिन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में आप 4 से भाग देते हो। तो अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में हम 7 से भाग देंगे, तो 9 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक सप्ताह तो पूरा का पूरा बन जाएगा। बोलो, एक सप्ताह पूरा का पूरा बनेगा, तो दिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो 2 बचेगा एक्स्ट्रा दिन, जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वही विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 25 दिन है, अगर 25 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालना है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए हम किसी भी संख्या में क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 25 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 त्रिका 21, 3 सप्ताह तो पूरे कंप्लीट बन गए। एक्स्ट्रा कितने दिन बच गए, 7 त्रिका 21, शेष फल बचा 4। जो शेष फल होता है वही अतिरिक्त दिन या ऑड डेज या विषम दिन कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 4 ऑड डेज बनेंगे, ये आपको ध्यान देना। इस प्रकार से चीजें हमारी क्या करती हैं, चलती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वही आपका अतिरिक्त दिन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इनको नोट डाउन करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये होगा, तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, तो अतिरिक्त दिन निकालना आप सीख गए।
अब क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि महीने की संख्या बताओ कितनी होती है, महीने कितने प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाते हैं, महीने कितने प्रकार के होते हैं। बोलो भैया जल्दी से, महीने कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे महीने 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने बताया होगा 12, ज़्यादातर बच्चों ने। वो महीने 12 होते हैं, प्रकार नहीं होते 12, ठीक है। तो पहला जो महीना आपका होता है एक 31 डेज का एक महीना होता है। एक दूसरा महीना जो आपका होता है, एक महीना आपका 30 डेज का होता है। और एक महीना आपका जो तीसरा होता है वो 29 डेज का होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है। और एक महीना जो आपका चौथा होता है वो 28 डेज का होता है। ये 4 प्रकार के महीने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 2 महीने तो फरवरी माह में ही देखने को मिल जाते हैं और बाकी 31 की और 30 के ज़्यादातर महीने आपके होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को जो है समझ में आई होगी। क्लियर है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि महीने टोटल आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक महीना आपका होता है 31 डेज का, 30 डेज का, 29 डेज का और 28 डेज का। इस प्रकार से चीज़ें जो है यहाँ पर चलती हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब आगे की ओर अगर हमको बढ़ना है तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब सवाल ये बनता है आपसे कि आपको ये पता होना चाहिए, दिमाग में चीज़ें फिट होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जनवरी कितने की, फरवरी कितने की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको सोचना पड़ गया कि कौन सा महीना कितने दिन का है, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समय से नहीं कर पाओगे, आप समय ज़्यादा ले लोगे। जो वास्तविक रूप में समय लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा समय आप ले डालोगे, और अगर उससे कहीं ज़्यादा आपने समय ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। इसलिए ये सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको स्पेशली विशेष तौर पर समय का भी ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि महीने 4 प्रकार के होते हैं, तो पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, बंद मुट्ठी वाला कॉन्सेप्ट। बोलो जानते हो कि नहीं आप लोग, कितने लोग जानते हो, जल्दी से बताओ कि हाँ सर हमें पता है। तो बंद मुट्ठी का कॉन्सेप्ट जो होता है कि ये जो हमारा उभरा हुआ वाला हिस्सा होता है ये 31 का महीना होता है, और जो निचला वाला हिस्सा होता है वो 30 डेज का महीना होता है। बोलो जानते हो कि नहीं आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी मुट्ठी यहाँ पर बना दी हमने, और उसी के आधार पर आप समझो भाई बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए जनवरी है और ये आपकी फरवरी है, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका मार्च आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा अप्रैल आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा मई आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा जून आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा जुलाई। फिर वापस आते हैं इधर ही की तरफ, आप अंगुली मुट्ठी में काउंट करते चलिए। जुलाई के बाद वापस आ जाओ, जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त आएगा, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद क्या आएगा दिसंबर। ये आपके टोटल 12 महीने मैंने लिख दिए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि ये जो महीना होता है ये सारे 31 डेज के महीने हैं। ये भी 31 के, ये भी 31 का, और ये भी 31 का। और ये जो महीने होते हैं 30 डेज का, ये भी 30 डेज का, और ये भी 30 डेज का। समझ में आ रही बात, ये भी 30 डेज का। तो इस प्रकार से हमको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फरवरी माह को तो आपको पता ही कि फरवरी का कॉन्सेप्ट अपना अलग चलता है, वो साधारण और लीप के अकॉर्डिंग चलती है फरवरी, और बाकी सबका तो कॉन्सेप्ट ठीक है। सितंबर का, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 1 2 3 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जो क्या करते हैं 30 दिन के होते हैं, और बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 महीने साल में आप 31 दिन के मनाते हो। समझो बात को, साल में 7 महीने आप 31 दिन के मनाते हो, 4 महीने 30 दिन के मनाते हो, तो 7 और 4 11, और एक महीना ऐसा होता है जो 28 या 29 दिन के मनाते हो, जिसमें 28 ज़्यादातर आप लोग मनाते हो क्योंकि लीप वर्ष हर चौथा साल होता है। ये बात आप सबको पता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। तो इसी के आधार पर एक आप लोगों ने कहावत भी सुना होगा, पता नहीं याद है आप लोगों की नहीं, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि जैसे सुना होगा कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28-29 दिन की फरवरी, बाकी सभी 31। बाकी सभी का मतलब है जो बच गया 31 दिनों का है। मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर का महीना 30 दिन का, 28-29 दिन की फरवरी और बाकी सभी 31। बाकी जो 7 महीने बच गए वो 31 दिन के होते हैं। तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 है ना। तो मतलब जून नवंबर अप्रैल सितंबर का महीना 30 दिन का, 28-29 दिन की फरवरी रहेगी, बाकी जो सभी बच जाएगा वो 31 दिन का रहेगा। तो आपको कैसे भी किसी भी तरीके से दिमाग में चीज़ फीड कर लेनी है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, और स्पीड के साथ में। उसमें ये नहीं कि उसमें आपको घंटों सोचना पड़ जाए या कुछ और करना पड़ जाए, तो फिर वहाँ पर अगर आप समय ज़्यादा दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ गई बात? फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे ऑड डेज की संख्या की बात करते हैं तो कौन से महीने में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए 31 दिनों में अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या की बात किया जाए तो 31 दिनों में आपको ऑड डेज निकालना है। तो 31 दिनों में अगर आपको ऑड डेज निकालना है तो आपको पता है क्या करना है, आपको 31 में 7 से भाग देना है। 31 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, मतलब 4 सप्ताह बनेगा। आपको ये ध्यान देना है। और 7 चौको 28, शेषफल कितना बचा? 3। तो जो 3 होगा ना भैया, वो 3 विषम दिन कहलाएगा। वो 3 क्या कहलाएगा? विषम दिन कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पर 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी 31 का महीना है, 7 से भाग देंगे 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि हर दिन उस महीने में 4 बार तो आना ही आना है। और जो 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो अर्थात 3 दिन ऐसे होंगे जो उस महीने में 5 बार आएंगे। भाई 4 सप्ताह हो गए तो हर दिन 4 बार, अभी 3 दिन बच रहा है। 3 दिन कौन सा? 7 चौको 28 तारीख तक में 4 सप्ताह बनेगा कि नहीं? इसके बाद 29, 30 और 31 तारीख का जो दिन आएगा वो महीने में 5 बार आएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना। या फिर हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है। इसी प्रकार से अगर हम 30 दिनों में ऑड डेज की संख्या निकालें, अगर 30 दिनों में हम लोग ऑड डेज की संख्या निकालें तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 30 में 7 से भाग दोगे। 30 में 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर भी आएगा 4 सप्ताह और प्लस 7 चौको 28, 2 शेषफल बचेगा। और जो शेषफल जो रिमाइंडर होता है वही विषम दिन होता है। ये याद रखिएगा। 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 30 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2। इसी प्रकार से 29 दिनों में निकाल लो आप। इसी प्रकार से 29 दिनों में आप निकाल लो तेजी के साथ में। तो आप क्या करोगे? 29 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28, तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 सप्ताह बनेगा और 1 विषम दिन बनेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। 4 सप्ताह बनेगा और 1 विषम दिन बनेगा। अब 1 महीना आपका और बचता है। 28 दिनों में ऑड डेज की संख्या अगर आपको निकालनी है तो 28 में अगर आप 7 से भाग देते हो तो 7 चौको 28, मतलब 4 सप्ताह यहाँ पर भी बनेगा। लेकिन ऑड डेज की संख्या जो बनेगी ना दोस्तों वो 0 बनेगी। 0 विषम दिन बनेंगे यहाँ पर आपके। ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका यहाँ पर चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। 31 दिनों का महीना है, 30 दिनों का महीना है, 29 दिनों का महीना है, 28 दिनों का महीना है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर महीना 31 दिन का है तो विषम दिन की संख्या 3, महीना 30 दिन का है तो विषम दिन की संख्या 2, महीना 29 दिन का है तो विषम दिन की संख्या 1 और महीना 28 दिन का है तो विषम दिन की संख्या 0। मतलब जो विषम दिन होगा उतने ही दिन महीने में 5 बार आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई महीना 31 का है तो कौन से मतलब कितने दिन 5 बार आएंगे, तो आप कहोगे 3 दिन। 30 का महीना है तो दो दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। 29 का महीना है तो 1 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। और अगर 28 का महीना है तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आएगा, सारे के सारे दिन 4 बार आएंगे। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं पूछता, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जैसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल स्वरूप अगर चीज़ों को समझें,
मान लो अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आता है, तो 7 दिन बाद मतलब 8 तारीख को फिर से सोमवार होगा। 7 दिन बाद फिर से सोमवार आता है तो 8 7 15 तारीख को फिर से सोमवार होगा। 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 तारीख को फिर से आपका सोमवार होगा। अर्थात 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार। बताओ 22 तारीख तक में 4 सोमवार आ गए। अब इसके बाद आएगा 22 और 7 कितना हो गया 29। अब 29 तारीख को फिर से सोमवार आएगा। अर्थात जो 29 दिन होगा ना तो 7 चौको 28, 28 में तो सब दिन 4 बार हो गए, 29वां दिन होगा वो 5वीं बार आएगा। अर्थात 1 तारीख का दिन 29 तारीख को क्या करता है रिपीट करता है ना। अब इसके बाद 29 के बाद क्या आएगा 30, और 30 के बाद क्या आएगा 31। तो अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे और यहाँ पर वेडनेसडे। अर्थात 1 तारीख का दिन रिपीट करेगा 29 में, 2 तारीख का दिन रिपीट करेगा 30 में, और इसके बाद 3 तारीख का दिन रिपीट करेगा 31 में। ये आपको ध्यान देना है। अर्थात 1 तारीख का दिन, 2 या 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार आएंगे, या दूसरे शब्दों में हम कहें 29, 30 और 31 तारीख के दिन महीने में 5 बार आएंगे। अब इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आप लोग कोशिश करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कहा जाए कि क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ष 11 मार्च को बुधवार है तो कौन से दिन उस महीने में 5 बार आएंगे। तो कौन से दिन उस महीने में 5 बार आएंगे, ये आपको बताना। यदि किसी वर्ष 11 मार्च को बुधवार है तो कौन से दिन उस महीने में 5 बार आएंगे, ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई। कोशिश करेंगे आप लोग और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही शॉर्ट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अभी मैंने सारे प्रारूप, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। और अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो आंसर बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बताया था कि अगर मार्च की बात कर रहा है तो मार्च होता है 31 तारीख का। अगर मार्च की बात कर रहा है तो मार्च होता है 31 डेज का। मार्च होता है 31 डेज का। अगर कोई महीना 31 दिन वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि 7 चौको 28, 4 सप्ताह 3 दिन, मतलब 3 दिन ऐसे होते हैं जो महीने में 5 बार आते हैं। और वो मैंने दिन भी बताया है। वो दिन कौन से हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, या फिर हम कहें 29, 30 और 31 तारीख के दिन महीने में 5 बार आते हैं। अब सीधा सा सवाल आपका ये बनता है कि अगर हमें पता है कि 11 मार्च को बुधवार है तो इसका मतलब है कि 7 दिन बाद 11, 7, 18 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। इसके बाद फिर से 7 दिन बाद 18, 7, 25,
25 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। हमको 29 तारीख का दिन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से दिन 5 बार आएंगे। तो 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 आएगा। तो यहाँ बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो यहाँ पर क्या आएगा, रविवार आएगा। और इसके बाद आएगा 30, 30 के बाद आएगा 31, तो रविवार, संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि संडे, मंडे और ट्यूसडे ये दिन ऐसे हैं 3 दिन जो है इस महीने में 5 बार आएंगे। और ये तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और एक एक करके चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। तो कोई भी दिन आपके जो है 5 बार आ सकते हैं। या तो फिर आपके पास एक रास्ता ये होता है कि या तो फिर आप 29 तारीख का दिन पता कर लो, और मैंने कहा था कि 1 तारीख का दिन ही 29 तारीख को रिपीट करता है और 2 तारीख का दिन ही 30 तारीख को रिपीट करता है। तो आप 1, 2, 3 तारीख का कोई भी दिन पता कर लो, वहाँ से आसानी से आपको ये बात पता चल जाएगी कि कौन से दिन महीने में 5 बार आते हैं। समझ में आ गई बात, कौन से दिन महीने में 5 बार आते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट जो मैंने आज थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी कल हम लोग जो है अगली क्लास जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, इसको अभी यहीं से जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ यहीं से इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास आपको बढ़िया लगी है, आज मैंने बिल्कुल जो है बगैर रुके क्लास को कंटिन्यू बोलने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास किया है, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे आशा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करके जाएं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।